नेहरू के बाद कौन? इस सवाल में जितनी उत्सुकता थी उससे कहीं ज्यादा दुख और कहीं ज्यादा शोक। आजाद भारत के पहले मुखिया अपने हिस्से का शासन और संघर्ष भोग कर भारत के गौरवशाली इतिहास का अध्याय बन चुके थे। प्रधानमंत्री की कड़ी में अगला नाम किसका हो सकता है? इस सवाल का संभावित उत्तर क्या नेहरू के देहावसान से पूर्व ही निर्धारित हो चुका था? ऐसे कई सवाल और सुनी सुनाई बातों का सच हम आज के एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार, मैं आयुष आनंद मुखातिब हूं आपके और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज कहानी और किरदार। नेहरू के इतिहास में समा जाने के बाद कुर्सी की दावेदारी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। परिस्थितियों को देखते हुए नेहरू की मृत्यु से कुछ समय पहले ही भारत के अगले प्रधानमंत्री के चयन की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक समूह को सौंप दी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे देश के कद्दावर नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे के कामराज। कामराज की अगुवाई में एक समूह का गठन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, आंध्रा के संजीव रेड्डी, कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा, उड़ीसा के बीजू पटनायक और मुंबई के एस के पाटिल शामिल थे। इस पूरे समूह को बड़ी मुस्तैदी से नाम दिया गया सिंडिकेट। कामराज ने कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपना पूरा समय पार्टी को मजबूत बनाने के लिए देंगे। साथ ही उन्होंने लंबे समय से मंत्री के रूप में सेवा दे चुके नेताओं से भी यही अपील की। बहुत जल्द ही इस प्रस्ताव को योजना के रूप में स्वीकार कर लिया गया और इसे नाम दिया गया कामराज योजना। इस योजना के स्वीकार होते ही बड़ी तादाद में मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिनमें से 6 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। सत्ता की बागडोर नेहरू के बाद दूसरे हाथों में सौंपने की पूरी जिम्मेदारी अब सिंडिकेट पर थी। देसाई, जो अपने आप को इस पद का प्रमुख दावेदार मानते थे, उन्हें इस दौड़ से बाहर रखते हुए सिंडिकेट ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अब एक विनम्र, संतुलित और सरल व्यक्तित्व वाले नेता लाल बहादुर शास्त्री संभालेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के पास पार्टी जीवन का एक लंबा अनुभव था। समझौता और मध्यस्थता का गुण समेटे हुए शास्त्री को सिंडिकेट एक संतुलित और लचीला विकल्प मानती थी, जो पार्टी संगठन और उनके नेताओं के साथ तालमेल बनाकर रख सके। जबकि इससे उलट मोरारजी देसाई एक जिद्दी और झक्की मिजाज के नेता माने जाते थे। सिंडिकेट को यह डर था कि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो वे संगठन पर हावी हो जाएंगे और पार्टी नेताओं को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। नेहरू की मृत्यु के कुछ दिनों बाद 9 जून 1964 को शास्त्री को आम सहमति से कांग्रेस के संसदीय दल का नेता चुनकर उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई और इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री इस विशाल लोकतंत्र के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो चुके थे। शास्त्री के प्रधानमंत्री चुन लिए जाने के बाद इस बात की गुंजाइश नहीं बचती थी कि नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। यहां तक कि इंदिरा शास्त्री के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की भी मंशा नहीं रखती थी। इंदिरा के पत्र से पता चलता है कि उस समय उनकी इच्छा लंदन जाने की थी, क्योंकि उनके दोनों बेटे ब्रिटेन में थे। राजीव कैम्ब्रिज में और संजय, जिन पर कारों की सनक सवार थी, रोल्स रॉयस की एक फैक्ट्री में अपना काम करना सीख रहे थे। फिर भी शास्त्री ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राजी कराया, क्योंकि शास्त्री एक अच्छे और नेक इंसान होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वो ये बात जानते थे कि नेहरू की बेटी की उपस्थिति उनके मंत्रिमंडल को मजबूत बनाएगी। इंदिरा ने तब शास्त्री के आग्रह पर सूचना और प्रसारण जैसे हल्के मंत्रालय की मांग की। शास्त्री ने इंदिरा को उचित सम्मान तो दिया, मगर मुख्य नीतियों के निर्माण में उन्हें कम महत्व दिया। एक बार की बात है जब इंदिरा किसी सम्मेलन में शास्त्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन में थी। उन्हें मालूम हुआ कि शास्त्री ने बिना उनकी सलाह लिए विदेश मंत्री की नियुक्ति कर दी है। हालांकि जब वो भारत लौटी तो उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की, मगर उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। सन 1965 के शुरुआती दिनों में तमिलनाडु में जब भाषाई दंगे हो रहे थे, इस राज्य में यह भावना फैल रही थी कि शास्त्री सरकार गैर हिंदी भाषी जनता पर हिंदी लादने का प्रयास कर रही है।
जब शास्त्री सरकार ने इस जल रहे राज्य पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, तब इंदिरा पहली फ्लाइट लेकर सीधे तमिलनाडु पहुंची और आंदोलनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। शास्त्री इंदिरा के इस कदम से खुश नहीं थे। इंदिरा से जब इस बारे में बात की गई तो वो धधक उठी। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के बारे में जो किया है, जहां कहीं भी जरूरी होगा वहां भी वैसा ही करूंगी। इंदिरा के करीबी सलाहकार रहे जी पार्थ सारथी से इंदिरा ने यहां तक कहा था कि वो सरकार को त्यागपत्र देकर अब केवल अपनी रुचि के कामों में ही अपना समय देना चाहती हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि वो एक ऐसा समय था जब इंदिरा और शास्त्री के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था। पाकिस्तान की नीयत में किसी भी तरह कश्मीर को भारत से छीन लेना था। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार के कारण पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझा और ये मौका चुना। उसने इसी मंशा से 1965 के अगस्त में कश्मीर में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सैनिकों का घुसपैठ कराया। इंदिरा को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो फौरन ही भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कश्मीर कूच कर गई। जब तक वो दिल्ली वापस लौटी, पाकिस्तान बाजाब्ता भारत के साथ युद्ध शुरू कर चुका था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत जम्मू कश्मीर के अखनूर पर हमला कर दिया। शास्त्री ने तब पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह पीछे नहीं हटता है तो भारत पाकिस्तान के लाहौर प्रांत पर हमला करने में संकोच नहीं करेगा। कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान के पास मात्र 2 विकल्प थे, या तो वो संयुक्त राष्ट्र की बात मानकर युद्ध विराम स्वीकार करे या फिर अपनी हार मान ले। पाकिस्तान को पहला विकल्प बेहतर लगा और उसने आखिरकार युद्ध विराम ही स्वीकार कर लिया। 17 दिनों तक चले दुनिया के सबसे बड़े टैंक और बख्तरबंद वाहन युद्ध में भारत की जीत शास्त्री के राजनीतिक जीवन की एक महान उपलब्धि थी। इस जीत के बाद सरकार, पार्टी और पूरे देश भर में शास्त्री की छवि बहुत मजबूत हो गई थी। इस सब के बीच शास्त्री के लिए इंदिरा की नाराजगी भी धीरे धीरे खत्म हो गई। युद्ध विराम के बाद भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सोवियत रूस ने शांति समझौते के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। 10 जनवरी 1966 को आखिरकार ताशकंद समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए और अपनी अपनी सेनाएं वापस बुलाने का फैसला किया। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को दिल का घातक दौरा पड़ा और उसी रात रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। ना ही ताशकंद और ना ही दिल्ली में उनके शव का पोस्टमार्टम होना उनकी मौत को आज तक संदिग्ध बनाए हुए है। जब मोरारजी देसाई से इस बारे में पूछा गया कि क्या सच में वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि शास्त्री की मौत प्राकृतिक नहीं थी, तब देसाई का जवाब था, ये सब राजनीति है। मुझे विश्वास है इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई। मैंने इस बारे में उनसे, उनके डॉक्टर तथा उनके सचिव सीपी श्रीवास्तव से भी बात की थी, जो ताशकंद में उनके साथ थे। शास्त्री की असमय मृत्यु की कल्पना भी नहीं की गई थी। देश को अब दोबारा से एक नए उत्तराधिकारी की जरूरत थी और अब सिंडिकेट दोबारा से एक बार अपने काम पर फिर लग चुका था। इंदिरा प्रधानमंत्री की कुर्सी से कुछ कदम की दूरी पर थी। आगे की कहानी अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।